चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। चलिए डालिएगा कॉपी में लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग क्या करेंगे? डाल्टन्स लॉ पर कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। लिखिएगा क्वेश्चन। 1 मोल of gas A is present with 2 mole of gas B। अच्छा, मेरा माइक ऑफ था क्या? अच्छा, हाँ लिखते चलिए, ठीक है। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। चलिए लेक्चर नंबर 3 मेंशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन लिखिए। 1 मोल ऑफ गैस A is present with 2 मोल ऑफ गैस B if total pressure of this gaseous mixture is 9 atm, ठीक है। फाइंड, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बताइए? क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ गैस A इज प्रेजेंट विथ 2 मोल ऑफ गैस B। समझ गया? इफ टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर इज 9 atm, फाइंड। इसमें ढेर सारा क्वेश्चन देते हैं। पहला लिखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A एंड B। सेकेंड है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A एंड B। तीसरा क्वेश्चन है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन। चौथा है रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन। पांचवा है, अरे क्वेश्चन जो करवाए थे वही उसके आगे लिखते चलिए ना, जो क्वेश्चन करवाए थे ना। नहीं, सही है, सही है। जहां तक आप लिखे हैं ना उसके आगे बस लिखते चलिए, ठीक है। मतलब स्पेस नहीं छोड़ना है, जहां तक आप लिखे हैं उसके आगे लिखते चलिए, ठीक है। रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगला है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। चलिए बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। इसमें क्या लगेगा? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, याद है सबको? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसियस कंपोनेंट्स इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर। समझ गया ना? मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कर दीजिएगा तो पार्शियल प्रेशर मतलब कितना आ जाएगा? टोटल प्रेशर आ जाएगा पीटी। चलिए ठीक है, बताते हैं। कोई भी डाउट आएगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, ठीक है। बताना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ गैस ए इज प्रेजेंट विथ 2 मोल ऑफ गैस बी। 1 मोल ऑफ गैस ए, ठीक है। गैस ए का मोल कितना है बोलो? 1। गैस बी का मोल कितना है बोलो? 2 मोल ऑफ गैस बी 2, ठीक है। इफ टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर इज 9 atm, ठीक है। ये बाद में काम आएगा। तो टोटल मोल कितना है बताइए? मोल टोटल कितना है? टोटल मोल कितना है बोलो?
1 + 2 3 मोल है टोटल। अच्छा, टोटल प्रेशर कितना दिया है 9 atm, ये तीनों गिवन है, ठीक है, और ये हम लोग निकाले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपसे हम पूछेंगे कि बता मोल फ्रैक्शन ए का क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए और गैस बी दोनों का बताना है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा ए का, बोलो। गिवन मोल अपॉन टोटल मोल, मतलब मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, तो मोल ऑफ ए कितना है बोलो 1, टोटल मोल कितना होगा 1 + 2, दोनों को ऐड कर देंगे हम, कितना आ गया बोलो 1/3। आपसे पूछा जाएगा बताओ क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी, गैस बी का मोल फ्रैक्शन बताइए क्या होगा बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, सॉरी मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल, तो मोल ऑफ बी क्या है देखो इधर 2, टोटल मोल, टोटल मोल कैसे निकालिएगा, यहां निकाले हैं 3, 1 + 2 3, ठीक है ना, 2/3, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है बताइए 1 ही होता है, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है बोलो हमेशा 1, ठीक है ना। नहीं भरोसा है चेक करके देख सकते हैं आप, कैसे चेक कीजिएगा, चेक करके बता दे, क्या लिखिएगा मोल फ्रैक्शन ए का 1/3 प्लस इसका बोलो 2/3, कितना आ जाएगा 3/3, कितना आ गया 1, तो हम लोग चेक करके देख लिए हैं 1 आता है कि नहीं, ये हमेशा याद रखना है, राइट। अभी पहला क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ये अभी हम नहीं निकाले हैं। पार्शियल प्रेशर निकालने का आपको हम फॉर्मूला सिखाए थे, याद है, पहले कॉपी कीजिए इतना, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या था याद है सबको, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर, राइट। चलिए कॉपी करते चलिए जल्दी जल्दी, कॉपी हो गया, माही लिख ली, लिखते चलिए, बालक लिखा रहा है, लिख लिए, चलिए गुड। अगला ट्राई करके देखिए, रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन, मतलब एक्स ए बाई एक्स बी, ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है, वही ना रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन, कोशिश करते चलिए, ठीक है ना, 1/2 आ जाएगा, ठीक है, हो गया, माही छाप ली बच्चा अभी, हो गया ना, डन। चलिए अब देखिएगा इधर, तो हम लोग क्या देख रहे थे बोलो, हम लोग देख रहे थे चौथा क्वेश्चन है ना, एक्स ए बाई एक्स बी, ठीक है, एक्स ए बाई एक्स बी, तो कितना है बताइए, एक्स ए क्या आया है आपका 1/3, एक्स बी क्या आया है 2/3, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 1/2। अच्छा, आप लोग क्या एक्स ए बाई एक्स बी को इतना भी लिख सकते हैं क्या, तो क्या लिख के बताते हैं, देखिए एन ए बाई एन टी डिवाइडेड बाई एन बी बाई एन टी, देखिए मोल्स ऑफ ए बाई टोटल मोल, मोल ऑफ बी बाई टोटल मोल,
ठीक है, सॉरी उल्टा काट दिया, क्या NT से NT कट गया, क्या बच गया Na/NB। चलिए ठीक है, कॉपी कर लीजिए और ट्राई कीजिए। तो रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन आ गया। अब आपको क्या निकालना, पार्शियल प्रेशर निकालना है, राइट। तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या बताए थे, पहला क्वेश्चन है, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन ए का कितना है बोलो, 1/3। टोटल प्रेशर कितना है 9 atm, कितना आ गया 3 atm। ठीक है, पहला में और भी होगा, पार्शियल प्रेशर बी का भी निकालना होगा आपको। तो पार्शियल प्रेशर बी का क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन बी का कितना है 2/3, टोटल प्रेशर 9 है, तो 6 atm आ गया आंसर। और भी है, 4 बना, पांचवा है रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो निकाल लीजिएगा PA/PB। ठीक है, यहां आप कंक्लूड कर पाए कि नहीं, यहां हम क्या कंक्लूड किए बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या आ गया बोलो, मोल्स ऑफ ए बाय मोल्स ऑफ बी। ठीक है, आप यहां पे बॉक्स बना के लिख लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बताइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। एग्जैक्टली यहां भी सेम वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, यहां भी देखिए एक्स ए इंटू पीटी डिवाइडेड बाई एक्स बी इंटू पीटी। तो पीटी से पीटी कट गया, तो क्या बचा एक्स ए बाई एक्स बी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। या सिंपली बोल दीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है बोलो, Na/NB। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3/6, मतलब 1/2। ठीक है, समझ गया ना। अच्छा एक चीज और देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, मतलब PA प्लस PB क्या होगा बोलो, टोटल प्रेशर के बराबर होगा। कितने, किसके बराबर होगा, टोटल प्रेशर के बराबर। कितना, टोटल प्रेशर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बोलो 9 atm। समझ गया ना, चेक भी कर सकते हैं आप। चेक कैसे कीजिएगा, पार्शियल प्रेशर ए का कितना आया है 3 प्लस पार्शियल प्रेशर बी का 6, कितना आ गया 9। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, समझ गया ना, ये अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन था। एक और देते हैं अच्छा क्वेश्चन, कॉपी करते चलिए, डाउट कुछ भी आएगा पूछ लीजिएगा। ठीक है, समझ आया क्या थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन। बालक पता लग रहा है कि नहीं, या नहीं समझ आ रहा है, पता लग रहा है ना। घर पे पढ़िएगा जरूर, समझे, नहीं पढ़िएगा तो फिर गड़बड़ा जाइएगा, तब फिर दिक्कत में फंस जाइएगा, समझे। जो भी पढ़ा देते हैं उसको घर पे जरूर पढ़िए। ठीक है, कॉपी खोल के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है 3 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है, 3 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2 गैस is mixed with 4 gram of H2 gas and total pressure of this gaseous mixture is 5 atm। क्वेश्चन है फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड H2। ठीक है, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, 3 ग्राम मॉलिक्यूल। अच्छा, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब आप लोग समझते हैं क्या, बना के देखिए ट्राई करके। 3 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ग्राम मॉलिक्यूल का ना हम आपको कुछ बताए थे इसके बारे में। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है मोल,
समझ गए। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? मोल, मतलब 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है, ये है क्वेश्चन में दिया। मतलब मोल ऑक्सीजन गैस का कितना है? 3 दिया है, राइट। तो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज मिक्सड विथ 4 ग्राम ऑफ H2 गैस। हाइड्रोजन का मोल कितना दिया है? कुछ भी नहीं दिया, निकालना होगा। इसका मास दिया है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होगा? 2। तो मोल कितना आ जाएगा? 2। पढ़िए आगे। 3 ग्राम molecule of O2 gas is mixed with 4 ग्राम of hydrogen gas and total pressure of this gaseous mixture is 5 atm। ठीक है, टोटल प्रेशर कितना दिया है? टोटल प्रेशर दिया है 5 atm। ठीक है, समझ गया ना? समझ गया? अच्छा, मोल टोटल कितना निकल जाएगा? निकालिएगा तो टोटल मोल कितना आ जाएगा? मोल टोटल मतलब 3 + 2 कितना आ गया? 5। आगे पढ़ते चलिए। क्वेश्चन है फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड H2। मतलब आपको क्या क्या निकालना है बताइए? आपको निकालना है पार्शियल प्रेशर O2 का और पार्शियल प्रेशर H2 का निकालना है। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला सबको पता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। क्या है फॉर्मूला? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। सॉल्व कर लीजिए। ऊपर वाला क्वेश्चन कॉपी हो गया ना? लिखते चलिए। अब वो ग्राम मॉलिक्यूल को अंडरलाइन करके मोल जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि वहीं पे आप लोग गड़बड़ करेंगे। ठीक है, अगर बनाइएगा तो वहीं पे गड़बड़ होगा। माही समझ आ रहा है कि नहीं? झूठ नहीं बोलना। ठीक है, आना चाहिए समझ में। ठीक है, नहीं आएगा तो आप लोग जानिए। हम तो पूरा जान लगा देंगे समझाने में। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बना के देखिए क्या आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन O2 का कितना दिया है? O2 का मोल फ्रैक्शन निकालो। कैसे निकालिएगा मोल फ्रैक्शन? बोलो, मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है? मोल्स ऑफ O2 अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। कितना है? 5। ठीक है, वैसे इधर क्या निकालिएगा? मोल ऑफ H2 का मोल कितना है? 2 अपॉन टोटल मोल 5 इनटू 5। ठीक है, कितना आ गया? 3 आ गया, 2 आ गया। चलिए, ये समझ गए। कॉपी करते चलिए। नोट हो जाएगा, बोल दीजिएगा। हो गया, डन। माही लिख ली? आगे बढ़े। चलिए अब देखिएगा, थोड़ा सा हम लोग एक्टिव मास के बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना, थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। देखिएगा, ये जो एक्टिव मास है ना, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बड़ा सा डब्बा बना देते हैं। ये क्या होता है? याद है सबको? क्या होता है? मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब ये एक कंसंट्रेशन ही है, समझ गए ना? कंसंट्रेशन ही है। कौन सा कंसंट्रेशन? मोलरिटी। क्या है बताइए? मोलरिटी। एक्टिव मास क्या है बताइए? एक कंसंट्रेशन ही है। कौन सा कंसंट्रेशन टर्म है बताइए? मोलरिटी है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बताइए? मोलरिटी का यूनिट मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर मतलब मोल लीटर इनवर्स, या बोल दीजिए कैपिटल M। मोलरिटी, नॉट मोलरिटी, मोलरिटी। ठीक है, अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल बाय वॉल्यूम। तो मोल बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या चीज में था? लीटर में। अगर आप ml में लिखिएगा तो क्या करना होगा? बोलो,
ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, समझ गया ना? ठीक है, डन। तो एक्टिव मास क्या होता है, आप समझ गए ना? एक्टिव मास क्या क्या होता है, देख लेते हैं हम लोग। द टर्म एक्टिव मास मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ reactant expressed in मोल पर लीटर, राइट? या बोल दीजिए सिंपली मोलर कंसंट्रेशन, समझ गए ना? तो एक्टिव मास क्या होता है, समझ गए? एक्टिव मास होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सप्रेस इन मोल पर लीटर। मतलब सिर्फ हम लोग रिएक्टेंट को मोल पर लीटर में एक्सप्रेस कर देते हैं, उसी को एक्टिव मास बोला जाता है। एक्टिव मास क्या है? मोल बाय वॉल्यूम, ठीक है? मोल ऑफ सब्सटेंस अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट? तो एक्टिव मास क्या है, समझ गया ना? ठीक है। अच्छा, आपसे हम एक चीज पूछते हैं, देखिएगा। आपके सामने अगर लिखा हुआ है CH3COH, ठीक है, लिक्विड, और लिखा हुआ है CH3COH एक्वस, एक बात आप बताइए, इसमें इम्प्योर कौन सा है और प्योर कौन सा है? मतलब मिक्सचर कौन सा है और प्योर लिक्विड कौन सा है? देखिए, CH3COH लिक्विड फॉर्म में है, मतलब ये प्योर लिक्विड है, समझ गए ना? और एक्वस लिखा हुआ है, मतलब क्या है बोलो? इसमें पानी मिला हुआ है, तो ये है मिक्सचर, ठीक है? तो आपको हम कुछ कुछ चीज बताए थे पिछले क्लास में, ठीक है? याद होगा थोड़ा बहुत, ठीक है? चलिए देखिएगा। तो एक्टिव मास प्योर लिक्विड का, एक्टिव मास ऑफ प्योर लिक्विड मतलब ये एंड सॉलिड कितना हम लेते हैं बताइए? एक्टिव मास प्योर लिक्विड और सॉलिड का हम क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। कितना लेते हैं बताइए? 1 यूनिटी। तो एक्टिव मास ऑफ प्योर लिक्विड एंड सॉलिड इज टेकन एज यूनिटी, ठीक है? क्या हम लेते हैं बताइए? 1 लेते हैं, ठीक है? यूनिटी मतलब 1, समझ गया ना? मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए सॉलिड है, कोई भी चीज सॉलिड है, डब्बा के अंदर बंद है, एक्टिव मास क्या लीजिएगा? 1। 1 हम लोग अज्यूम करते हैं, ठीक है ना? वैसे ही प्योर लिक्विड का हम क्या अज्यूम करते हैं? 1 अज्यूम करते हैं, राइट? ठीक है। अच्छा, आपके सामने एक एग्जाम्पल है, जैसे लिखा मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, तो इसका एक्टिव मास क्या होगा बोलो? सॉलिड है मतलब 1 होगा, आंख बंद करके 1 लिख देना है, ठीक है? अब आपके दिमाग में आएगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है, उसके पीछे भी कुछ लॉजिक है, लॉजिक आपको हम लिखवाते हैं, कॉपी करते चलिए। हाँ, CaO अगर सॉलिड है तो एक्टिव मास 1 होगा, ठीक है? डब्बा में अगर बंद कर दिए तो एक्टिव मास 1, ये सॉलिड लिखा हुआ S। तो एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज टेकन एज यूनिटी, ठीक है ना? क्यों, थोड़ा लिख लेते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखवा देते हैं, ठीक है ना? कहीं असर्शन रीजन में आ जाए तो देखिएगा, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड क्या होता है बताइए? 1 होता है। ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, समझ गया? इज कांस्टेंट, कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है? और हम क्या अज्यूम करते हैं? एंड इट इज अज्यूम टू बी 1। 1 मतलब यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, ठीक है? एकता नहीं समझ लीजिएगा। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, ये रीजन याद रखिएगा,
बिकॉज डेंसिटी और मोलर मास, प्योर लिक्विड एंड सॉलिड तो डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ प्योर लिक्विड एंड सॉलिड रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन के दौरान प्योर लिक्विड और सॉलिड का डेंसिटी और मोलर मास कांस्टेंट होता है। आप बोलिएगा कि पता नहीं लग रहा है, सुनिएगा ध्यान से। अभी हम आपको क्या बताए हैं, एक्टिव मास का अभी हम आपको फॉर्मूला बताए हैं। क्या बताए हैं बोलो? एक्टिव मास का फॉर्मूला मोल बाय वॉल्यूम, यही बताए हैं ना, मोल बाय वॉल्यूम एक्टिव मास का फॉर्मूला होता है। अच्छा, मोल क्या होता है बताइए? गिवन वेट अपॉन, बोलो, गिवन वेट अपॉन मोल क्या होता है? गिवन वेट अपॉन गिवन मास बाय मोलर मास, बोल दीजिए गिवन वेट बाय मोलर मास, ठीक है। और नीचे क्या है बोलो? वॉल्यूम है, ठीक है। तो एक चीज आपको पता होगा, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है बताइए? मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? अरे मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? यही तो डेंसिटी होता है, ठीक है। और ये हो गया वॉल्यूम, ये क्या हो गया बोलो? एक मिनट रुक जाइए, वेट मास बाय, कुछ गड़बड़ लिख दिए। मास बाय वॉल्यूम होता है ना डेंसिटी। वेट, तो मास बाय वॉल्यूम क्या होता है बोलो? डेंसिटी होता है। चलिए इतना पहले कॉपी कीजिए, ठीक है, जो लिखा हुआ है सब कॉपी कर लीजिए। इसको हम अच्छे से लिखते हैं, अभी जो लिखा है सब कॉपी कीजिए, ठीक है। ठीक है, डन। तो मास बाय वॉल्यूम क्या होता है बोलो? डेंसिटी, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी, और ये है मोलर मास। तो एक बात आप बताइए, रिएक्शन में अगर प्योर लिक्विड है, सॉलिड है, तो उसका क्या मोलर मास या बोल दीजिए मॉलिक्यूलर मास क्या चेंज होगा? नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये मास बाय वॉल्यूम जो डेंसिटी है वो भी तो कांस्टेंट ही रहेगा, समझ गया? तो वही लिखा हुआ है, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज कांस्टेंट क्वांटिटी एंड इट इज अज्यूम टू बी यूनिटी। क्यों हम मानते हैं यूनिटी? बिकॉज डेंसिटी एंड मोलर कांस्टेंट ऑफ प्योर लिक्विड एंड सॉलिड रिमेन कांस्टेंट, समझ गया? मतलब इसका डेंसिटी, ये जो है वेट बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम जो डेंसिटी है, और ये जो मोलर मास है, मतलब मोलर मास, ठीक है, मोलर मास, ये क्या है बोलो? प्योर लिक्विड और सॉलिड का कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग रिएक्शन। तो ये कांस्टेंट है, डेंसिटी क्या है बोलो? अरे कांस्टेंट मतलब नंबर, नंबर, ठीक है। और मोलर मास, ठीक है, मोलर मास कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, राइट। ठीक है, लिख लीजिए। क्लियर है ना? अब हो गया क्लियर, कोई डाउट नहीं ना है? ठीक है, डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखते चलिए, आराम से लिखिए, पूरा सही लिखा हुआ है, ठीक है ना? वो गोला जल्दी जल्दी में उल्टा पुल्टा खिंचा गया था। उतना नहीं, उतना भरोसा थोड़ी करना है, गलती कैसे उतार लीजिएगा? गलती उतारिएगा तो आप ही को डांट पड़ेगा कि ध्यान से पढ़ता नहीं है। बात तो सही है। चलिए लिखते चलिए, तब तक हम एक क्वेश्चन लिखते हैं।
क्वेश्चन है फाइंड एक्टिव मास ऑफ फॉलोइंग। अच्छा, वो हर बार होता है और उसमें सबको फेलो करा देता है। अच्छा फिर भी नहीं लिख पाइएगा। चलिए लिखते चलिए। उसमें सबको फेल करा देता है पूरा स्कूल को और सबसे पैसा लेता है। 11th में कोई एग्जाम थोड़ी होता है, नौटंकी होता है पैसा लेने के लिए। आप लोग को मतलब आप लोग को मतलब या बोल दीजिए आपके पेरेंट्स को लगता होगा ना कि हर 2 महीना में सीबीएसई स्कूल में एग्जाम होता है। वो एग्जाम नहीं होता है, वो एक्चुअल में पैसा वसूलने का तरीका है। हर 2 महीना पे स्कूल वाले को पैसा मिल जाता है। एडमिट कार्ड और नहीं दीजिएगा फिर तो एडमिट कार्ड नहीं देगा। तो सब। इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, पेरेंट्स लोग कर देते हैं गड़बड़ बहुत सारे, इसमें कोई शक नहीं है। पचा ही लेता ऑब्वियसली। तो मेरा खुदे पच रहा है तो हम तो समझ ही रहे हैं। पैसा रखने वाला सब तो ऐसा ऐसा होता है जो क्या बोले हम। 1 रुपया भी नहीं देता है, पूरा पढ़ा लेता है बच्चे को। एग्जाम टाइम में हाथ पैर जोड़ लेगा, हो गया। चले बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन है फाइंड एक्टिव मास ऑफ फॉलोइंग। एक्टिव मास का फॉर्मूला क्या होता है? अरे कुछ नहीं, बस आपको मोलरिटी निकालना है। एक्टिव मास का सिंबल ऐसे देते हैं, मोलरिटी निकालिए क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम। तो मोल कैसे निकालिएगा बताइए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। हाइड्रोजन का मोलर मास 2, वॉल्यूम क्या है 2। समझ गए क्या आ गया आंसर? 4/2, 2 मोलर या 2 मोल पर लीटर। ठीक है। चलिए पढ़ते चलिए जल्दी जल्दी। हम लोग जो स्कूल में थे उसमें 3 बच्चा पढ़ता था, ठीक है, और लमसम 1.5 लाख रुपया पचा लिया था। 1.5 लाख, उससे भी ज्यादा। समझ गए। अब बहुत अमीर आदमी है, मतलब बगले में, स्कूल के बगले में उसका घर है। हम्म। N/V बराबर मोल। मोल कैसे निकालेगा, गिवन मास 8 बाई मोलर मास 2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। हाँ 8/2। हाँ अरे समझ के लिखिए, ठीक है, आंख बंद करके नहीं छापिए। समझ गए ना? चलिए पढ़ते चलिए जल्दी जल्दी, लिखते चलिए। लिख लिया ना? सबसे भारी बच्चा के लिए होता है 9 क्लास, उसके बाद 11। अगला 28 ग्राम ऑफ। पढ़ पे नहीं कीजिएगा तो क्या होगा। आइए जल्दी जल्दी आइए सब लोग।
आ गया। चलिए जल्दी जल्दी आइए। क्या? अरे रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, चलिए पढ़िए आराम से। चलिए पढ़िए, जल्दी पढ़िए। नहीं नहीं, वो हम ऑफ कर रखे हैं, मतलब सिर्फ स्क्रीन दिखेगा, स्क्रीन से। चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी देखते चलिए। नहीं भाई, उसमें हम ऑफ कर रखे हैं, कैसे दिखेगा। चलिए ठीक है, देखिए अब बनाइए बनाइए। हो गया, आगे बढ़े। 6 क्लास बाद आप बालक नहीं पढ़े ना अच्छे से। अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, पढ़िए। अब कब तक पढ़े हैं? 2 बजे तक? 3 बजे तक? दोपहर तक पढ़े हैं। चलिए सही है। दोपहर तक 2 ही आदमी पढ़ा है, एगो आप पढ़े हैं, एगो मोदी जी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, इसका आंसर क्या आएगा बोलो। मोलरिटी निकालो, क्या होगा बोलो। मोल बाय वॉल्यूम। तो मोल कैसे निकालिएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास बोलो। 56 बाई कितना हो जाएगा? 2। कितना आ गया? ये 2 1/4। सही है, बनाइए। हम्म। हाँ, ये डिब्बा नहीं है, ये एक्टिव मास का सिंबल है, अभी लिखवाया नहीं है, एक्टिव मास का सिंबल है। चलिए छापिए जल्दी से। छापिए और फिर इसको काट दीजिए। एक्टिव मास सॉलिड का है, सॉलिड का हमेशा क्या होता है? 1 ही होता है। मतलब आप लोग समझा कीजिए। ठीक है, तो सॉलिड का कितना होता है एक्टिव मास बताइए। सॉलिड या प्योर लिक्विड का कितना होता है बताइए। सॉलिड या बोल दीजिए प्योर सॉलिड, इसका एक्टिव मास क्या होता है? 1 होता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? सॉलिड है। समझ गया ना, चीज बना दे। देखो ध्यान से, देखो वो बना देते हैं अच्छा सा चीज। देखो ध्यान से, इधर सॉलिड लिखा हुआ है। ये कह रहा है फोटो कि देखो सॉलिड लिखा हुआ है, प्योर सॉलिड का 1 होता है। चलिए ठीक है। कलाकारी सीख के आए हैं। 3 × 10⁻23 molecules of O2 gas present in 10 liter vessel। हम्म। चलिए चलिए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, इधर ज्ञान नहीं देना है। चलिए बनाइए। हाँ हाँ। अरे मतलब चेहरा बना दिए हैं, दिखाए हैं कि सॉलिड का और प्योर सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है। ये नहीं होता। और मतलब वो इसी कुछ भी बना दिए, छोड़ो ना, गोली मारो सबको। चलिए इधर देखिए, बनाइए। एक्टिव मास अब आपको ऑक्सीजन का निकालना है। ऑक्सीजन का एक्टिव मास कैसे निकलेगा? मोल बाय वॉल्यूम। मोल कैसे निकालिएगा? गिवन मॉलिक्यूल अपॉन अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है बोलो? 10 लीटर। काटिए, जो कटता है काट दिए। 2 टाइम्स कितना आ गया? 1/20, मतलब 0.20
0.05 मोलर। ठीक है। हम्म। अरे सॉलिड का एक्टिव मास क्या होता है, 1 होता है ना प्योर सॉलिड का, इसलिए हम कट कर दिए। 1/4 फॉर्मूला से निकलेगा, लेकिन वो प्योर सॉलिड है, समझ गया ना। अगर ये यहाँ पे सॉलिड नहीं लिखा होता तब हम सोचते। ठीक है ना। ठीक है, डन। ऐसे क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, डोंट वरी। देखिएगा नेक्स्ट है फाइंड, अगर पूछना भी होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड ही पूछेगा। फाइंड रेशियो ऑफ एक्टिव मास ऑफ 22 ग्राम ऑफ CO2, 3 ग्राम ऑफ H2, नहीं तो ऐसे लिख दीजिए एंड 7 ग्राम ऑफ N2 प्रेजेंट इन ए वेसल। आपको क्या करना है बताइए, आपको रेशियो निकालना है किसका किसका। फाइंड रेशियो ऑफ एक्टिव मास ऑफ CO2, H2 और N2, तीनों का रेशियो निकालना है, राइट। ठीक है, चलिए बनाइए। एक्टिव मास कैसे निकलता है, याद है ना, मोल बाय वॉल्यूम, मतलब मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मोल ऑफ N2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये तीनों का तीनों सेम वेसल में है, मतलब तीनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। तो फाइंड रेशियो ऑफ एक्टिव मास ऑफ 22 ग्राम ऑफ CO2, 3 ग्राम ऑफ H2, 7 ग्राम ऑफ N2 प्रेजेंट इन ए वेसल, मतलब तीनों एक ही वेसल में है, तो तीनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। समझ गए, मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा बोलो, कट जाएगा, राइट। तो हमको मोल का बस रेशियो बताना है, तो मोल ऑफ CO2 कैसे निकालिएगा, मोल CO2 का गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होता है, 44, इसका बताइए। गिवन मास अपॉन मोलर मास हाइड्रोजन का 2, इसका बताइए। गिवन मास अपॉन मोलर मास नाइट्रोजन का बोलो ना, 14 दूनी 28। ठीक है, N2 का, राइट। चलिए अब सॉल्व कीजिए। अच्छा काट कूट के देखिए तो क्या होगा, 2 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। अच्छा देखिए तो अब ये कटने वाला नहीं है, तो एक काम हम करते हैं, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई सबको हम कर दिए अपने मन, अपने इसको सॉल्व करने के लिए। 2 टाइम्स में कट गया, 2 टाइम्स में कट गया, आ गया, तो कितना आ गया बोलो, 2 रेशियो 3 2 जा 6 ना, आ गया बोलो 1। ठीक है, चलिए छापते चलिए। और क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड एक्टिव मास का, ये लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड एक्टिव मास ऑफ N2 गैस हैविंग डेंसिटी 0.0042 ग्राम ml इनवर्स, ग्राम पर ml। ठीक है, आपको क्या निकालना है, एक्टिव मास N2 का निकालना है, राइट। तो एक्टिव मास कैसे निकालिएगा, मोल बाय वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन ये तो फंसने वाला टाइप का चीज लग रहा है। अच्छा ये ml में दिया है, तो इसको हम पहले फॉर्मूला ml वाला ही कर लेते हैं। ml में अगर डालिएगा तो क्या होगा, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन इसमें तो हमको मोल पता ही नहीं है, वॉल्यूम पता ही नहीं है, कुछ हमको देख के पता ही नहीं लग रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को ना ध्यान से देखिएगा तो
कुछ जरूर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से पढ़िएगा। तब क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड एक्टिव मास ऑफ N2 हैविंग डेंसिटी, डेंसिटी कितना दिया है 0.0042 ग्राम, मतलब ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है 0.0042 ग्राम N2 गैस प्रेजेंट कितना में है बताइए, प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन, राइट। ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए डेंसिटी क्या होता है बोलो, मास बाय वॉल्यूम, तो मास कितना है इतना, मास बाय वॉल्यूम मतलब 0.0042 ग्राम N2 गैस प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन, समझ गए ना। तो पहले मोल निकालिए फिर वॉल्यूम से डिवाइड कीजिए। मोल कैसे निकलेगा, गिवन मास, गिवन मास क्या है बोलो 0.0042 गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास कितना होगा नाइट्रोजन का 14 दूनी 28, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम कितना दिया है बोलो 1 ml इंटू 1000, ठीक है, यही है ना। सॉल्व कीजिए अब इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करके दिखाया क्या, देखिएगा, ये पहले इतना कॉपी कीजिए तब सॉल्व करेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। हो जाए बोल दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम काटते हैं, पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में 0.15 शायद, 0.15, गुड। चले देखिएगा 3 जीरो से 3 जीरो मर गया, ठीक है। अब इधर देखिएगा ये 28 से ये कितने बार में कटेगा, 1.5 बार में, मतलब 1.5 टाइम्स, तो ठीक है 1.5 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ गया 0.15। मैथ्स बना रहे हैं क्या अच्छे से, अच्छे आंसर आ जा रहा है, ठीक है गुड। बालक आप नहीं बना रहे हैं क्या, तब आंसर क्या नहीं बोलते हैं, फिर चलिए पढ़िए जल्दी आलसी प्राणी। सुबह शाम 108 बार अपना दिमाग पटकिए दीवार पे माथा पटकिए अपने आप दिमाग तेज हो जाएगा। चलिए ठीक है, हो गया डन, हो गया डन डन। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग लोमा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन वगैरह करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन, चलिए पढ़िए लोमा, ठीक है, ठीक है, चलिए इधर देखते जाइए। अच्छा इसके बारे में हम आपको एक लाइन बताए थे, याद है, ये दिए कौन थे, गिवन बाय गुल्डबर्ग एंड वागे, ठीक है, यहां तक लिखवा दिए थे। अच्छा आपको हम क्या बताए थे इसमें, एक बार रिवीजन कराते हैं, ठीक है ना। देखिएगा 2-3 लाइन जगह छोड़ दीजिएगा, देखिएगा a प्लस 2b गिव्स c, ठीक है, मान लेते हैं a और 2b मिलके c बन रहा है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट क्या होता है समझिएगा, रेट क्या होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन और बी रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन ले लो, उसके ऊपर पावर चढ़ा दो, तो ए के आगे कोफिशिएंट क्या है 1 ही है,
मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहां 2 चढ़ जाएगा। समझ गए? फिर से सुनिए क्या बोले, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेस टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ए है बी है डाल दिए, और उसके ऊपर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डाल दिए। यहां 1 है तो 1 डाल दिए, 2 है तो 2 डाल दिए। समझ गए? अच्छा, यहां अगर आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाइएगा तो कोई कांस्टेंट डालना होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट जो आएगा यहां पे इसको हम बोलेंगे रेट कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बताइए? रेट कांस्टेंट, राइट। ठीक है ना? तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है बताइए, अकॉर्डिंग टू लोमा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट एंड टेम्परेचर, कोई भी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे या टेम्परेचर पे क्या बताए हैं लोमा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द, सुनते चलिए, ठीक है, टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट के एक्टिव मास का विथ पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है ना? ठीक है, डन। क्या बता दिए फिर से समझिए, हम क्या बताए कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ए रिएक्टेंट है बी रिएक्टेंट है उसका प्रोडक्ट के, उसके ऊपर पावर चढ़ा दीजिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ 1 है 1 डाल दिए, 2 है 2 डाल दिए। तो अकॉर्डिंग टू लोमा एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट एंड टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के एक्टिव मास का मल्टीप्लीकेशन विथ पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। समझ आया? तो ये कैसा रिएक्शन के लिए था बताइए, ये था, ये जो आपके सामने हम रेट लिखे हैं ये था कैसे रिएक्शन के लिए बोलो, इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। अब हम देख लेते हैं एक छोटा सा रिवर्सिबल के लिए, फिर छोड़ देंगे। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, ये लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन वाला। ठीक है, ठीक है, ये कैसा रिएक्शन था, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसका रेट हम निकाले थे, अब हम निकाल रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन का रेट। ठीक है, चलिए पढ़िए। ये रिएक्शन अभी आगे जा रहा है। ठीक है ना? ये देखिए 2a प्लस बी से क्या बन रहा है, c प्लस 2d, तो ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, और c प्लस 2d से क्या बन रहा है, 2a प्लस बी बन रहा है, तो ये है बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब इसका हम रेट लिखने का कोशिश करते हैं। ठीक है ना? क्या चीज के अनुसार, लोमा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लोमा। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक बार हम लिखेंगे फॉर रिएक्शन आगे बढ़ रहा है उसके लिए फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन रेट, और एक बार लिखेंगे रिएक्शन पीछे आ रहा है फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। लिखने का कोशिश कीजिए। आपको अभी हम बताए हैं, क्या बताए थे, लोमा क्या कहता है कि मल्टीप्लाई करो एक्टिव मास रिएक्टेंट का, तो रिएक्शन मान लीजिए आगे जा रहा है, मतलब 2a प्लस बी से, मतलब a प्लस बी से क्या बन रहा है, c प्लस डी बन रहा है, a प्लस बी से क्या बन रहा है, c प्लस डी बन रहा है, राइट। तो यहां रिएक्टेंट क्या है, a प्लस बी से बन रहा है ना c प्लस डी,
तो यहाँ ए और बी रिएक्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, तो क्या होगा एक्टिव मास, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो एक्टिव मास रिएक्टेंट क्या क्या बोलो ए, तो ए का एक्टिव मास और क्या है रिएक्टेंट बी है उसका एक्टिव मास ले लो, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, कोफिशिएंट पे क्या चढ़ा दो ऊपर, इसके आगे मतलब इसके पावर में क्या चढ़ाओ कोफिशिएंट, तो यहाँ कोफिशिएंट ए का 2 है, बी का क्या है बोलो 1 है, तो यहाँ 1 चढ़ा दिए। समझ गए कितना आसान है। वैसे ही इसका बताइए आप, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो रेट होगा क्या होगा, इसको हम क्या लिखेंगे आर एफ लिखेंगे ऊपर में, ठीक है ना, क्योंकि रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और नीचे में क्या लिखेंगे बोलो आरबी लिखेंगे क्योंकि रिएक्शन बैक मारेगा, ठीक है। तो आरबी क्या होगा बताइए, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा बताओ, आरबी क्या होगा बताइए, आरबी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अच्छा बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या होगा, देखिए सी प्लस डी से क्या बन रहा है, ए और बी बन रहा है, सी प्लस डी से ए और बी बन रहा है, तो इस कंडीशन में बैकवर्ड के कंडीशन में रिएक्टेंट क्या सी और डी है, तो हम क्या लिखेंगे बोलो आरबी का क्या लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी रेस टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ 1 है तो 1, यहाँ 2 है तो 2 डाल दिए। समझ गया, ठीक है। क्या भारी है बताइए। अच्छा आप यहाँ पे क्या कीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दीजिए, तो एक कांस्टेंट डालिएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, ठीक है। और ए मतलब ए के ऊपर क्या चढ़ाएंगे 2 चढ़ाएंगे, एक्टिव मास ऑफ ए रेस टू द पावर 2, एक्टिव मास ऑफ बी रेस टू द पावर 1, और इसको क्या लिखेंगे, और यहां हम क्या लिखेंगे बैकवर्ड कांस्टेंट मतलब के बी, मतलब बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सी रेस टू द पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ डी रेस टू द पावर 2। चलिए कॉपी कीजिए। क्या मजा आया पढ़ के, पूरे मजा आया कि चलिए कॉपी कीजिए अच्छे से। सर आपका सवाल लॉन्ग लग रहा था। क्या है सर एक बच्चा है जिसको पढ़कर मजा आता है। पढ़ के मजा आता है, माही को बैठ नहीं है अच्छा माही आपको मजा आता है ना पढ़ के, कभी कभी अच्छा आपको एक बात पता है, जब आप पढ़िएगा ना मतलब कोई भी जब हम काम करते हैं ना तो अच्छा फीलिंग कब होता है जब बॉडी से डोपामिन रिलीज होता है केमिकल। तो अभी के टाइम में क्या होता है पता है, बच्चा सब एगो शॉर्ट्स देख लिया ठीक है, कितना 10 सेकेंड का भाई 30 सेकेंड का, उसके बॉडी में डोपामिन रिलीज हो गया, लगातार डोपामिन रिलीज होते रहता है, जितना शॉर्ट्स देखेगा उतना। आप पढ़िएगा तो जब बहुत देर पढ़िएगा ना 2-3 घंटा तो थोड़ा सा रिलीज होगा, थोड़ा सा अच्छा फील होगा, समझ गया। और यहाँ आदमी बिना कुछ किए दिन भर अच्छा फीलिंग लेते रहता है। 2-3 घंटा पढ़ने के बाद उठेंगे तो डोपामिन रिलीज होगा। हाँ अब वहाँ हर 10 सेकेंड पे हर 2 मिनट पे रील्स में तो यही एक प्रॉब्लम है, समझ गया ना। अभी का बच्चा सब अखंड गधा निकलेगा। और आपको जान के हैरानी होगी ना ऑनलाइन एजुकेशन जो है ना ये भी एक आने वाला टाइम में ना बहुत घातक साबित होगा। आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा, ऑनलाइन एजुकेशन जो भी बच्चा यूट्यूब से पढ़ता है ना समझिए सब कुछ दिन में पागल हो जाएगा हालांकि हम भी खुद वहीं अपलोड करते हैं वीडियो, लेकिन सच्चाई हम बता रहे हैं। आप तो हम लोग की सुविधा के लिए ना अपलोड करते हैं, आप करियर हम तो बना रहे हाँ करियर नहीं बना रहे, लेकिन उससे ना बच्चे को बहुत लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। अब देखिएगा ठीक है ना, आज नहीं पता लगेगा, हो सकता है 15-20 साल बाद इंडिया को रियलाइज हो कि एक बहुत भयंकर स्कैम है, सब अंधा हो जाएगा बच्चा सब, समझ गया ना, ब्रेन का डेवलपमेंट होता है ना कुछ।
मान लीजिए अगर कॉलेज में आप चले जाइएगा, मान लीजिए मेडिकल कॉलेज का बच्चा है, तो वो मोबाइल पर दिन भर टैब में वीडियो देखते रहता है, क्या सीखेगा? घंटा कुछ नहीं सीखेगा। समझ गए ना? जब तक आप भले ही सड़ा हुआ प्रोफेसर रहता, कॉलेज में एक्चुअली कोई पढ़ाता उढ़ाता नहीं है, लेकिन फिर भी जो आप बुक से पढ़ के सीखिएगा ना, कभी भी वीडियो देख के किसी का सीख नहीं सकते हैं। चलिए, कॉपी कर लिए? यस सर। ठीक है, बाय बाय।